नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। यूपी में जल्द ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। ये हम क्यों कह रहे हैं वो भी समझिए। 3 जुलाई तक नामों के ऐलान की संभावना है, या यूं समझिए कि 3 जुलाई तक नामों का ऐलान हो ही जाएगा। शीर्ष नेतृत्व की नाम को लेकर के सहमति बन गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले नाम का ऐलान हो सकता है। अब ये कार्यकारिणी कहां होगी? होगी तेलंगाना में। 2 और 3 जुलाई की जो तिथि है वो तय की गई है। तेलंगाना में कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, समिति की बैठक होगी। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो तमाम प्रदेश हैं, बीजेपी शासित प्रदेश, वहां के जो प्रतिनिधि हैं वो इकट्ठा हों। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश से अटकल इस बात की आ रही है कि यहां पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से 3 जुलाई से पहले और लोकसभा उपचुनाव के पहले, माफ कीजिएगा, लोकसभा उपचुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए, संभावना इस बात की जताई जा रही है, या यूं कहें कि ये श्योर है कि 2 से 3 जुलाई जो कि तेलंगाना में बैठक होने वाली है कार्यकारिणी की, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। अब इस एक कयास के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आखिरकार कौन कौन से वो नाम हैं जो चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरा होगा, जिसमें दिनेश शर्मा का नाम भी माना जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दलितों को मौका मिल सकता है, क्योंकि 2019 और 2022 के जो वोट बैंक रहा वो दलितों का कहीं ना कहीं ईमानदारी के साथ बीजेपी का उन्होंने साथ दिया है। चाहे वो प्रदेश की दूसरा हो, उनका जो चेहरा रहा है वो ओबीसी रहा है प्रदेश का। तो जाहिर तौर पर कभी विश्व प्रसाद मौर्य थे उसका सुखम जोशी, तो ओबीसी चेहरे को उन्होंने तरजीह दी है प्रदेश के बागडोर के लिए। तो फिलहाल इस बार में माना जा रहा है कि ओबीसी चेहरा ही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जो उपचुनाव लोकसभा जो होने हैं उसको करना है, तो इसके बाद इस बात का ऐलान होगा। और 3 तारीख से पहले जो तेलंगाना में मीटिंग होनी है, उसके बाद कार्यकारिणी की मीटिंग है, जाहिर तौर पर सभी प्रदेशों भी पहुंचेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको लेकर यहाँ पर तस्वीर यही साफ हो जाएगी कि कौन आखिर प्रदेश अध्यक्ष होगा, और उससे भी वहाँ पर बैठना होगा और किसका हिस्सा बनना होगा इस बैठक का। तो फिलहाल यहाँ पे कई नामों को लेकर चर्चा है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जो ज्यादा चांस है वो ओबीसी चेहरों को लेकर है कि प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी चेहरा ही सामने आएगा। तो आपको बता दें कि ओबीसी चेहरे पर दांव सरकार खेल सकती है, भाजपा खेल सकती है, सबसे बड़ी बात है। और कुछ ऐसे नाम है जिनको लेकर के चर्चा बनी हुई है, वो नाम भी आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आखिर सबसे बड़ी बात यह है, ये कहा जा रहा है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए होगा और आगामी 2024 को ध्यान में रखते हुए होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन करना है कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश का, और वो रिप्रेजेंटेशन 2024 के मद्देनजर करना है। जी बिल्कुल, जो सारे जाति समीकरण है, जो उसको अलावा आप देखेंगे तो जो राष्ट्रपति होगा उसके लेकर भी चुनाव होना है। तो माना जा रहा है कि उस पद पर वहां पर दलित चेहरा ही बैठेगा, जो आदिवासी वर्ग से भी हो सकता है। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो यहाँ पर ओबीसी चेहरों के रखेंगे तो बड़ी आबादी ओबीसी की है, करीब 42% से ज्यादा ओबीसी है। और खास बात है ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो दूसरी पार्टियों में कभी हुआ करता था, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, उनको जिताता था, वो ओबीसी वर्ग का पूरा समेट के कहीं ना कहीं भारतीय, तो उसको समेट के रखना बड़ी जो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए उस चेहरे को वहां से बदलना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। 2014 में जब सत्ता में आए थे केंद्र में, तो उत्तर प्रदेश की बागडोर केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में थी। उसके बाद जब वो हटे, जब डिप्टी सीएम बने, तो केशव प्रसाद मौर्य की जगह स्वतंत्र देव सिंह को इसकी कमान दी गई। फिलहाल कार्यवाहक के तौर पर वही प्रदेश अध्यक्ष है। आने वाले समय में भी यही ज्यादा प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ओबीसी वर्ग से ही होगा, ताकि इस बड़ी आबादी को समेट के रखा जाए। और दलितों के लिए अगर देखा जाए तो 2022 के चुनाव के बाद के ऐसे चेहरे तो दलितों के मांग की थी कि जनसंख्या की जो काउंटिंग है वो भी ओबीसी वर्ग की जाए, और जनसंख्या की काउंटिंग की मांग भी इसलिए की जा रही थी क्योंकि जितना जाति उतनी ही हिस्सेदारी की वजह से। अब ओबीसी वर्ग को साधना चाहती है बीजेपी, और ओबीसी वर्ग को साधती हुई नजर भी आई थी 22 में। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से तौकीर ने बताया, जिस तरीके से वो इशारा कर रहे हैं इस तरफ की ओबीसी वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष का कैंडिडेट हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, देश जल रहा है।
हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अग्निपथ की आग शांत नहीं हो रही है, युवा असंतुष्ट हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने अग्निपथ योजना पर प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने सरकार की इस योजना की तुलना नोटबंदी और लॉकडाउन तक से कर डाली। मायावती ने आरोप लगाया है कि सरकार ये योजना अचानक थोप रही है। उन्होंने सलाह दी है कि सरकार अहंकारी रवैये से बचे। यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने बीजेपी नेताओं का नाम लिखे बिना उनके विवादित बयानों पर भी टिप्पणी करी है। मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, वो घोर अनुचित है। मायावती ने कहा कि केंद्र की अग्निपथ की नई सैन्य भर्ती स्कीम देश की सुरक्षा और फौजी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी होने के बावजूद भाजपा नेताओं की ओर से जिस तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी की जा रही है, जनता में भ्रम और सेना के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली संकीर्ण राजनीति तुरंत बंद होनी चाहिए। जहां देश भर में अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को सही बताया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवा किसी के बहकावे में न आए। अग्निपथ योजना सरकार की तरफ से चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे युवाओं को काफी लाभ पहुंचेगा। देखिए, ऐसा है कि मैं तो ये जितने यूथ हैं इनसे कहूँगा कि ये बेकार में प्रोपेगेंडा में ना पड़े और ये जो स्कीम बनाई है ये आपके फायदे के लिए बनाई है और इसमें शामिल हों और देखें, इसके फायदे उठाएं। और अब जो है सरकार ने जो है वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसमें जो अग्निवीर हैं उनके लिए 10% जॉब भी रिजर्व कर दिए। तो इस स्कीम का पूरी तरह से फायदा उठाएं और प्रोपेगेंडा में न जाएं। तो तारिक मंसूर को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा को पे मत जाएं और इस अग्निवीर योजना का लाभ उठाएं। ताकि तारिक मंसूर को भी चाहिए कि अपने घर से भी 2-4 लोगों को अग्निवीर बनने के लिए उनको भेजना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने राज्य के पूर्व सैनिकों के साथ अग्निपथ योजना से युवाओं को लाभान्वित किए जाने को लेकर चर्चा करी। कार्यक्रम में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी भी वर्चुअली तौर पर शामिल हुए हैं। सीएम धामी ने अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से युवाओं से सकारात्मक पहल की अपील करी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हित में लगातार अच्छे फैसले ले रहे हैं। ऐसे सामान्य जो नौजवान हैं, जो युवक हैं, वो नहीं आए। वो जो भी आए पॉलिटिकली, जिनको लाया गया या जिनको बरगलाया गया, वो लोग आए हैं। और देश के बारे में देखिए, देश के अंदर इस आजादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत महोत्सव में हमें ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की आजादी से लेकर जो 75 साल हुए हैं, उन 75 सालों में से 55 सालों से ज्यादा समय तक किसका शासन रहा है और देश के अंदर क्या हुआ है। आज मोदी जी के नेतृत्व में क्या हो रहा है। मोदी जी जो भी सोचेंगे वो देश के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो एक, मैं कहूं तो कर्म योगी हैं। उन्होंने अपना कोई घर नहीं बसाया है, अपना कोई परिवार नहीं बना। तो पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। पुष्कर सिंह धामी को अमूमन आपने जिस दौरान चुनाव प्रचार वो कर रहे थे, अक्सर कहते हुए सुना होगा कि वो सैन्य बैकग्राउंड से आते हैं। आज वो ये बात कह ना पाते कि मैं सैन्य बैकग्राउंड से आया हूं, इस वजह से मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को। अगर अग्निवीर योजना होती तो वो ये कह पाते कि मेरे पिताजी अग्निवीर थे, 4 साल उन्होंने जो है सेना में सेवा दी, उसके बाद वो बेरोजगार रहे और मैंने उस बेरोजगारी से इंस्पायर होकर के राजनीति ज्वाइन करी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर के युवाओं में उबाल है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने आग को और भड़काने का काम किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बयान दिया था वो भी समझ लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय साहब ये कहते नजर आए थे कि भाई जो भी अग्निवीर हैं उनको डर लग रहा है कि बेरोजगार हो जाएंगे निकलने के बाद, तो मैं उनको निश्चिंत कर देता हूं। निश्चिंत किस तरीके से कि अगर बीजेपी कार्यालय में किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले प्राथमिकता के साथ में हम अग्निवीरों को भर्ती करेंगे। और तेलंगाना से एक नेता का बयान था कि अग्निवीरों को कई तरह की जो टेक्निक्स हैं वो सिखाई जाएंगे। टेक्निक्स में क्या, उनको मोची बनना सिखाया जाएगा, उनको नाव बनना सिखाया जाएगा, उनको लोहार बनना सिखाया जाएगा। सोचिए, आप मजाक कर रहे हैं, देश की अस्मिता के साथ मजाक कर रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी निशाना साधा इस बयान पर। प्रवक्ता गरिमा दसौनी कहती हैं
कि बीजेपी की मानसिकता सबके सामने आ गई है। साफ है कि अग्निपथ योजना को लेकर केवल युवाओं को बहकाने का काम हो रहा है। आपको बता दें, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि अगर मुझे किसी भी बीजेपी ऑफिस में गार्ड रखना होगा तो मैं अग्निवीरों को प्राथमिकता दूंगा। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और खुद बीजेपी के नेता भी इस बयान पर पलटवार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय का एक बहुत ही निचले स्तर का, बहुत ही निम्न स्तर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अग्निवीरों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी देने पर प्राथमिकता और वरीयता की बात कही है। ऐसे में ये बात पानी की तरह साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दृष्टि में इस देश के सैनिकों की क्या औकात और क्या बिसात है। तो वहीं आपको बता दूं कि अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे बवाल के दौरान आज पुलिस को अनजान एक कॉल आया कि गाजीपुर, मऊ, बलिया और बिहार से उपद्रव के लिए लड़कों को बुलाया गया है। इस जो सूचना थी, इस पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सुबह ही आईजी और आला अधिकारी गाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और पूरे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जनपद की कई जगहों पर फोर्सेस की पर्याप्त तैनाती की गई है। रविवार को भी उपद्रव को लेकर 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले गाजीपुर के एक रेलवे अधिकारी के नाम स्टेशन को बम से उड़ाने का एक पत्र आया था, जिसे लेकर के लश्कर तैयबा का नाम सामने आ रहा था। आईजी के सत्यनारायणा ने पत्र को फर्जी बताया और जांच के आदेश भी दिए हैं। अब दोबारा से इस तरीके के तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। अब ये साजिश है या फिर सोचा समझा प्लान, ये वक्त बताएगा और जांच में खुलासा होगा। अग्निवीरों के द्वारा ये कॉल किया गया है जो गाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने का, और इनका कॉल के द्वारा ये भी बताया गया है बलिया, मऊ और इवन बिहार से भी कुछ लड़कों को यहाँ बुलाया गया है। तो इस सूचना पर जो है हम और कमिश्नर साहब, डीएम साहब, कप्तान साहब सब लोग मिलकर हम लोग ये गाजीपुर रेलवे स्टेशन का चारों ओर फोर्स लगा दिया गया। और जो है हम जो गाजीपुर जनपद में जैसा गेहमर हो गया, कहीं जो है जगह पर सईदपुर में भी, नंदगंज में भी, हर जगह जो है फोर्स लगा दिया गया और अधिकारियों को अलग अलग जगह पर डिप्लॉय कर दिया गया। उसको लेकर हम लोग पूरा सतर्क है और जगह जगह पर डिप्लॉय भी कर दिया गया, फोर्स को डिप्लॉय किया। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बरेली से दे रहे हैं। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने कल प्रदर्शन किया था। उनके प्रदर्शन को लेकर के एफआईआर दर्ज हो गई है। सशर्त अनुमति का उल्लंघन करने पर केस दर्ज हुआ है। धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगा है। परमिशन से ज्यादा भीड़ जुटाने का आरोप है। कल इस्लामिया ग्राउंड पर दारुल नजराना किया गया था। इसमें तौकीर रजा साफ तौर पर बयान देते नजर आए थे। कई तरह के बयान उन्होंने दिए थे। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी ग्राउंड से कर रहे थे। और देखिए, भीड़ देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं और आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या इस क्षेत्र में धारा 144 लागू है क्या, क्योंकि जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ लोगों के चेहरे और भीड़ ही नजर आएगी। तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से, क्योंकि बरेली में जिस तरीके की भीड़ कल देखने को मिली, हालांकि तौकीर रजा ने इस तरफ इशारा भी किया था और परमिशन के लिए धन्यवाद भी दिया था प्रशासन को। उन्होंने कहा कि परमिशन दी गई मुझे ये कार्यक्रम करने की, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन वो ये भूल गए कि धारा 144 लागू है क्षेत्र के अंदर और इतनी भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है। देखिए, कल अगर तौकीर रजा को देखेंगे तो कल कई अहम उन्होंने बयान दिए। उसमें एक तो उन्होंने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की और परमिशन को लेकर भी जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। खास बात है कि उन्हें 1500 की परमिशन थी कि 1500 लोग इकट्ठा कर सकते हैं। इस बात की परमिशन मिलना इस समय फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुमकिन नहीं नजर आता, लेकिन ये पहले ऐसे मौलाना नजर आ रहे हैं जो जिनको 1500 के साथ ही परमिशन मिली कि 1500 के लोगों को साथ वो प्रदर्शन कर सकते हैं। भड़काऊ भाषण पे उन पर रोक थी और 1500 ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने पर रोक थी। कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन करने पर रोक थी। फिलहाल सभी आपने तस्वीरों में देखा कि 1500 से कहीं ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन बरेली पुलिस की अगर बात करें तो उन्होंने भी मुकदमा दर्ज करने की पुष्टि नहीं की है।
माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ की है। ऐसे में पुलिस भी असमंजस में है कि मुकदमा दर्ज करें या ना करें। तो फिलहाल अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, बरेली पुलिस का कहना है, लेकिन उसके तथ्यों की जांच की जा रही है कि कितने लोग वहां पे एकत्रित हुए थे। उनके बयानों की भी जांच हो रही है फिलहाल कि उन्होंने कोई भी लीक से हटके कोई ऐसा बयान तो नहीं दिया है जिसकी वजह से कुछ किसी की भावनाएं भड़की हो। तो फिलहाल अभी बरेली पुलिस का ही कहना है कि सभी सत्य को जांच हो रही है और जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तौकीर अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो तौकीर जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बरेली में जिस तरीके का कल हुजूम देखने को मिला था, उस हुजूम पर एक्शन हो या फिर क्या रिएक्शन किया जाए, इसको लेकर के जांच चल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर के चुनावी रण में शतरंज की बिसात पर खिलाड़ियों की सेटिंग चल रही है, चाल तेज हो चुकी है। रामपुर में लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए 23 जून को मतदान किया जाएगा। फिलहाल अभी प्रचार के लिए कल शाम तक का समय बाकी है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच कड़ी टक्कर है। दोनों दलों के दिग्गज क्षेत्र में वोट जुटाने के लिए निकल चुके हैं। जहां एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेता रामपुर के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान अपने प्रत्याशी आसिम रजा के लिए जनसभा कर रहे हैं, वोट जुटाने में लगे हुए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रामपुर के चुनावी रण में किस खिलाड़ी की जीत होगी, किसको मात मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान का गढ़ रामपुर कहा जाता है, और माफ कीजिएगा, आजम खान का गढ़ रामपुर कहा जाता है और अखिलेश यादव का गढ़ जो है वो आजमगढ़ कहा जाता है। तो दोनों के लिए नाक का सवाल है ये, और बीजेपी के लिए एक सुनहरे अवसर की जैसा है। तो इस बीच बड़ी खबर अहम जानकारी आपको आजमगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान बीजेपी में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनको सदस्यता दिलाई है। 2017 में समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं कल्पनाथ पासवान, लेकिन आज उन्होंने साइकिल से उतर करके हाथ में कमल थाम लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अतुल हमारे साथ में जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अतुल, क्या कुछ अपडेट है? कल्पनाथ पासवान को साइकिल का हैंडल रास नहीं आ रहा था, अब उन्हें कमल की सुगंध पसंद आ रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है, और कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में जो आजमगढ़ को 10 सीट यहाँ से मिली है, और आपको ये बता दें कल्पनाथ पासवान अंदर समाजवादी पार्टी से जो काफी नाराज चल रहे थे, और टिकट न मिलने का उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता ग्रहण किया है। ठीक है अतुल, देखिए जनता ये भी समझना चाहेगी कि कल्पनाथ पासवान के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कितना लॉस है समाजवादी पार्टी को, या फिर जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो उस क्षेत्र में सुरक्षित रहेगा, उनके जाने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता? आवाज है ना अतुल, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि कल्पनाथ पासवान के बीजेपी को ज्वाइन कर लेने के बाद सपा को कितना नुकसान या बीजेपी को कितना फायदा? आपको बताया कि कल्पनाथ पासवान इनके भाजपा में जाने से काफी भाजपा को मजबूती मिली, क्योंकि पासवान बिरादरी के लोग जो मेरनगर विधानसभा में काफी ज्यादा में रहते हैं, जो काफी ज्यादा इस लोकसभा चुनाव में काफी मतलब इनको सहूलियत मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अतुल ने बताया कि आजमगढ़ क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन पासवान वोटर्स भी यहां पर काफी तादाद में हैं। तो कल्पनाथ पासवान को उन वोटर्स का साथ मिलता रहता है, और बीजेपी को इस क्षेत्र में तो कुछ हद तक मजबूती मिलती नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने केंद्रीय पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह के उत्तराखंड आगमन पर शिष्टाचार भेंट करी है। कल गिरिराज सिंह पुष्कर सिंह धामी से मिले थे, आज रितु खंडूरी से मिलते नजर आए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने पुष्प गुच्छ यानी कि जो बुके है वो दे करके और शॉल उड़ाया था। शिष्टाचार भेंट जिस तरीके से होती है अमूमन, उसी तरीके से उनका स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में प्रदेश के भविष्य को लेकर के तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर रितु खंडूरी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक उमेश शर्मा काऊ, खजान दास, सविता कपूर, ब्रजभूषण गौरेला, नगर निगम मेयर सुनील उनियाल, गामा सहित कई लोग भी मौजूद थे। तस्वीरें आप देख पाएंगे, तस्वीरों में काफी खुश चेहरे नजर आ रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जाते जाते जनता टीवी के तमाम युवाओं से एक अपील, प्रदर्शन कीजिए, आपका अधिकार है। अगर कोई विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो सरकार से बात करने का, लेकिन वो प्रदर्शन, वो विरोध हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। वक्त छोड़ से ब्रेक का।